हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज का पहला टॉपिक है ऑरेंज इकोनॉमी। देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी के रिगार्डिंग हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी को लेके, द हिंदू न्यूज़पेपर। आर्टिकल का टाइटल है मोदी चैम्पियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स। वेव्स आप जानते हैं कि एक समिट हो रही है मुंबई में रिगार्डिंग क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड जो बातें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है। ऑरेंज इकोनॉमी को हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे ये इस सेक्टर में आती हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, डिज़ाइन एंड फैशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंटेंट। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अब इनका जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। जो फिल्म्स होती हैं, ठीक है, डिजिटल कंटेंट होता है, डिजिटल कंटेंट है जैसे पेंटिंग्स हैं या फिर कोई सीरियल्स हैं या शॉर्ट मूवीज़ हैं, तो इनका भी देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्री की मूवीज़ किसी भी कंट्री में फ्रीली डिस्प्ले होती हैं। उनका भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज़्म होता है। तो एक प्रॉपर एक इकोनॉमी रन करती है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है? ओबियसली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ये इनोवेशन को बूस्ट करती है। अब देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी में सिर्फ फिल्म, डांस, पेंटिंग यही सब नहीं आता, गेमिंग भी इसी में आती है। ठीक है, गेमिंग है, एनिमेशन है, टीवी टेलीविज़न है। तो इनोवेशन बूस्ट होता है। अब जैसे नए नए गेम्स डेवलप हो रहे हैं, आपको पता होगा कि रिसेंटली कुछ बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन के गेम लॉन्च हुए हैं। जैसे मंकी किंग पर बेस्ड एक वीडियो गेम रिलीज़ हुआ था, जिसने कुछ ही दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया था, है ना। एनिमेशन का काफ़ी सेक्टर रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके लिए इसका यूज़ मूवीज़ में काफ़ी होता है और गेम्स में तो होता ही होता है। अब क्योंकि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है ना, नॉर्मली देखिए इकोनॉमी का प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी टू टर्सरी। लेकिन हमने सेकेंडरी सेक्टर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताया। हम यहाँ से उठ के सीधे टर्सरी सेक्टर में आ गए, इन सर्विस सेक्टर, विच इज़ आईटी सेक्टर, आईटी एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का हमारा काफ़ी वर्कफोर्स ट्रेंड है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और आईटी टेक्नोलॉजी में। तो उसका यूज़ करने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है मोटा मोटी, कि या तो वो कोई आईटी कंपनी ज्वाइन कर रहे, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट टाइप, है ना, या फिर वो कोई अपना खुद से इंडिविजुअली फ्रीलांस फॉर्म में डेवलपर का काम करे। ऐप, जैसे कोई ऐप डेवलप कर रहा है, किसी ने कोई गेम बना दिया, या फिर और भी एवेन्यूज़ हो सकते हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, या पढ़ने लिखने का कोई कंटेंट बना सकते हैं, है ना। तो इनोवेशन भी बूस्ट होता है। इट एनकरेजेज ओरिजिनल थिंकिंग, डिज़ाइन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इट प्रिजर्व्स एंड प्रमोट्स कल्चर। अब देखिए, अभी तक हम नॉर्मली जो इंडियन ट्रेडिशनल हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको हम किस तरीके से हम आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते थे। एक तो टेक्स्ट्स होते थे, है ना, दूसरा ड्रामाज होते थे, ठीक है, तीसरा क्या, म्यूजिक हो गया, है ना। अब ड्रामाज एंड थिएटर्स तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर अब पिक्चर्स पर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पहले क्या है कि थिएटर्स होते थे, लोग उन्हें देखते थे। अब ज़्यादातर जो टेलीविज़न है और सिनेमा है वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इसको प्रिजर्व करने का काम करती है ऑरेंज इकोनॉमी। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, लाइक रामायण एंड महाभारत, तो जो रिलीजियस एपिक्स हैं उनको पोर्ट्रे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड टेलीविज़न। उनके बेसिस पर कई सारी अब मूवीज़ भी बन रही हैं, पहले बन भी चुकी हैं, है ना। म्यूज़िक को भी देखिए कि काफ़ी एक्सेसिबल हो गया है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
म्यूज़िक मिक्सिंग भी काफ़ी इजी हो गई है। पहले म्यूज़िक के फील्ड में अगर काम करना था तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब एक सिंपल स्मार्टफोन के हेल्प से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। इंक्लूसिव ग्रोथ, फ्रीलांसर्स का तौर पर काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को इजी ग्रो करना इजी हो गया, मतलब स्टार्ट करना इजी हो गया है। किसकी हेल्प से? स्मार्टफोन्स, एआई, है ना। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इट रिलाइज मोर ऑन इंटेलेक्चुअल एसेट्स देन फिजिकल रिसोर्सेज, है ना। अब देखिए, आपको अगर एक मूवी शूट करनी है प्रॉपर, तो उसके लिए आपको एक मूवी सेट चाहिए, काफ़ी कुछ आपको रिसोर्स इनपुट देना होता है। उसमें क्या है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी बनानी है, जो कि आजकल सीजीआई जैसी टेक्नोलॉजी से, सीजीआई सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से काफ़ी कुछ रियलिस्टिक सीन्स भी क्रिएट हो जाते हैं, है ना। काफ़ी कुछ रियलिस्टिक सीन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे कुछ रियलिस्टिक मूवीज़ हैं, जैसे बेओवुल्फ, BEOWOLF, ये आप चेक करना। बेओवुल्फ मूवीज़ में आपको नोटिस ही नहीं कर पाएंगे आपके मूवी में कैरेक्टर्स रियल हैं या एनिमेटेड हैं। इतना अच्छी क्वालिटी का एनिमेशन उसमें यूज़ किया गया है। ये मूवी जो कि 2004 के आसपास बनी थी, है ना। और भी कई तरीके के जैसे कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, उसकी वजह से काफ़ी बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। डिजिटल एंड ग्लोबल रीच, इंडिया की अगर मूवीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्लोबली उनको देखा भी जाएगा। अगर हम ग्लोबल टेस्ट के हिसाब से मूवीज़ क्रिएट करते हैं या डिजिटल कंटेंट बनाते हैं तो ओबियसली ग्लोबली उनको देखा जाएगा, और इंडिया की एक तरीके से सॉफ्ट पावर इससे क्रिएट होती है ना। सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज होती है। रेलेवेंस टू इंडिया क्या है कि इंडिया इज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज कंट्री, ए बूमिंग फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ए लार्ज पूल ऑफ डिजिटल savvy youth. It can become a global creative powerhouse, aligning with initiatives like Digital India, Startup India, Make in India। ठीक है, यही पॉइंट थे इस आर्टिकल के लिए। अगला आर्टिकल है, देखिए, रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर बिल्स। ये आज के द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल। ये रिवाइजिंग ए फार साइटेड बट फॉरगॉटन बिल मैकेनिज्म। इस आर्टिकल में ज़्यादातर जो बात की गई है मोस्टली वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के रिगार्डिंग है, और उनसे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आर्टिकल हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले तो ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं। अब देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कुछ तो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, है ना, कुछ तो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं टोटल, है ना। कुछ तो मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन सारे तो मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिनिस्टर नहीं बन सकते उनको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स। अगर चाहे वो अपोजिशन पार्टी का भी हो या रूलिंग पार्टी का भी हो, उन सभी को हम प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल्स आर लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, ऐसे बिल्स जो इन प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं? ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या रूलिंग पार्टी का हो। अब वैसे तो बिल्स ज़्यादातर रूलिंग पार्टी ही लेके आती है, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स भी बिल्स लेके आ सकते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है कि इट अलाउज MPs टू प्रपोज लॉज बेस्ड ऑन पर्सनल कन्विक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमांड्स, एमर्जिंग इश्यूज बियॉन्ड द पार्टी लाइन्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी का MP है, अगर वो सोचता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई किसी बिल को लाना चाहिए, जिस बिल को वो रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन उस MP को लगता है कि बिल इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो मैकेनिज्म है वो उसको अलाउ करती है कि वो उस बिल को एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर सके इन द पार्लियामेंट। टाइमिंग क्या है? इट इज़ यूजुअली डिस्कस्ड ऑन फ्राइडेज इन पार्लियामेंट सेशंस। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट सेशंस में जो फ्राइडे होता है, उस दिन ही प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किए जाते हैं। उसके लिए टाइम स्पीकर अलॉट करते हैं कि किस दिन कितना टाइम दिया जाएगा,
एट्सेट्रा वगैरह। तो अभी करंट स्टेटस क्या है देखिए इस मैकेनिज्म का, कि देयर इज़ लार्ज स्केल नेग्लेक्ट, प्राइवेट मेंबर बिल्स आर ऑफ्टन इग्नोर्ड ड्यू टू डिसरप्शंस एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, there is a decline in introduction of private member bills because it is merely seen as symbolic rather than a serious legislative exercise। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स रेयरली ही पास होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, इसीलिए उनको ज़्यादातर सिंबॉलिक तरीके से ही देखा जाता है। पुअर डिस्कशन रेट, 17th लोकसभा जो 19 से 24 तक चली थी, 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, 705 राज्यसभा में हुए थे, 729 लोकसभा में आए थे। सिर्फ 2 ही लोकसभा में डिस्कस हुए और 14 ही राज्यसभा में डिस्कस हुए। ठीक है, कितना कम डिस्कशन रेट है देखिए। 18वीं लोकसभा में 64 प्राइवेट मेंबर बिल्स आ चुके हैं अब तक, और अभी तक किसी एक को भी डिस्कशन के लिए टेबल पर नहीं रखा गया है। टाइम मिसयूज्ड, Fridays are reserved for private member bills usually, but these Fridays, अब इसको इंश्योर कौन करेगा कि फ्राइडेज़ को प्राइवेट मेंबर बिल्स ही डिस्कस हों? ये इस इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्पीकर की या चेयरमैन की। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब स्पीकर ही जब टाइम नहीं देंगे, टाइम उस फ्राइडे के उस टाइम को ज़्यादातर गवर्नमेंट के बिजनेसेस को डिस्कस करने के लिए ही यूज़ कर लिया जाएगा, तो प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए तो कभी टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। तो इस तरीके से उनका जो टाइम है उसको मिसयूज कर दिया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये आइडियल प्लेटफॉर्म है टू इनेबल एमपीज टू इंट्रोड्यूस अनकन्वेंशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज़ विच आर इम्पोर्टेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट है उसको इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है, जरिया है। इट अलाउज एमपीज टू प्ले ए नॉन पार्टीसन रोल, मीन्स वो चाहे तो पार्टी लाइन से अलग हटके भी कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस ऑन लॉ मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रिया सुलेज राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। सुप्रिया सुले एक एमपी हैं, इन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। इट हाईलाइटेड मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इशू आज के टाइम पे, मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। दूसरा एग्जांपल है कि जैसे तिरुचि सिवास ट्रांसजेंडर राइट्स बिल, इट वाज पास्ड इन राज्यसभा, लेड टू 2019 गवर्नमेंट एक्ट। गोपाल शेट्टीज बिल ऑन सीनियर सिटीजन्स हेल्थ केयर, इट रिफ्लेक्टेड लोकल कंसर्न्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी साइड। इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस क्या हैं? अब देखिए, पहला तो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई प्राइवेट मेंबर, अगर कोई पार्टी का मेंबर पार्टी लाइन से हट के अगर कुछ काम करना चाहे तो उसके अगेंस्ट व्हिप बैठा दी जाती है, फिर उसको डिस्क्वालीफाई होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो एक बड़ा डेटरेंट है। दूसरा है रिड्यूस्ड पार्लियामेंट्री स्पेस। अब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ही सारा टाइम खा जाती है अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए, तो अदर मेंबर्स को डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए कि एक तो इनका जो टाइम है देखिए उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल के लिए जो टाइम है उस टाइम पर हम किसी और बिजनेस को नहीं डिस्कस करेंगे, ऐसा होना चाहिए। पीएमबी रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जिससे कि बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि देखिए 2019 से 24 तक 5 साल में 729 तो लोकसभा में आए और 705 राज्यसभा में आए। तो इसके रिगार्डिंग रिव्यू कमेटी बन जाए जिससे वो इतना शॉर्टलिस्ट कर सकें कि कौन से बिल डिजर्व करते हैं टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द पैनल ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा टाइम बचेगा और कन्फ्यूजन भी कम होगी। एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। 10-minute रूल। यूनाइटेड किंगडम में यूके की पार्लियामेंट में एक मॉडल है which allows MPs to briefly introduce and defend private member bills, improving legislative input. Conclusion क्या है? PMBs are crucial for vibrant economy and allow grassroots level concerns to enter national discourse. So that's all friends. आज के लिए बस इतना ही। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही मुझे काम का लगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम। न्यूज़ देखिए,
बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर कवर करते हैं, न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन को लोग लाइन टू लाइन पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, ये ज़रूर बता देंगे कि देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उस आर्टिकल को कैसे अप्रोच किया जाए। अब साल में 365 दिन आते हैं, 365 दिन न्यूज़पेपर होता है। एक पेपर में लगभग 4 आर्टिकल कम से कम होते हैं जो एडिटोरियल सेक्शन में होते हैं। तो 1300-1400 आर्टिकल्स को पढ़ना, कंपाइल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको कोई अगर इतनी गाइडेंस दे दे कि किसी एक आर्टिकल को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिलेबस के हिसाब से हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अब किसी आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, बहुत सारा जो ऑथर है उसका अपना ओपिनियन होता है। एग्ज़ाम में वो सारी बातें लिखने लायक भी नहीं होती हैं, है ना। अगर लिखेंगे भी तो हो सकता है उनका अच्छा इम्पैक्ट ना बने। तो एक तरीके से हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि न्यूज़पेपर में कौन सी बात काम की है, कौन सी नहीं है। एग्ज़ाम में के हिसाब से हम कौन सी बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है उसको इस तरीके से डिस्कस करूं कि आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाए फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। और वो डिस्कशन जो है, जो मैं डिस्कस करता हूँ, वो ज़्यादातर बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टैटिक पार्ट से हमेशा करंट अफेयर को अप्रोच करना चाहिए। अब देखिए, जब प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो यहाँ पे आती है बात कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के लिए, इनके लिए क्या मैकेनिज़्म है, क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना। तो बने रहिए, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।